बस के अंदर दो दलित लड़कियों के साथ जबरदस्ती कोई अपना हवस मिटा रहा था। लाल गांव में सवेरा बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन वहाँ पे शिक्षा का रोशनी अभी तक ठीक ठाक नहीं पहुँचा है। इसीलिए वहाँ पे कुछ लोग जो अपने आप को बागी बोलते हैं, वो चुपके से अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। उच्च जाति के लोग दलित जाति के लोगों की परछाई से भी नहीं गुजरते थे। उनके साथ एक साथ स्कूल जाना या फिर एक साथ टिफिन खाना, किसी को ठीक ठाक सम्मान देके बिहार रचाना, ये तो बहुत दूर की बात है। उच्च जाति के लोग दलित जाति के लोगों की सामान को इस्तेमाल करेगा, उसके मेहनत को इस्तेमाल करेगा। दलित कोई सुंदर लड़कियों की नरम शरीर को अपने हवस का शिकार बनाएगा। यही सबसे बड़ी बात है। ये सब करके उच्च जाति के लोग दलित जाति को उद्धार कर रहे हैं। इनको क्या अलग से सम्मान देना पड़ेगा? उन दलितों का जीवन ऐसे ही चल रहा था वंचित होके, जब तक ना उस गांव में आईपीएस ऑफिसर अयन एएसपी होके उस गांव में आता है। अयन डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जाति भेद को बहुत ही कठोरता से ख़त्म करता है। बहुत ही न्यायपरायण होने के लिए उसका ट्रांसफ़र होता ही रहता है। ज़्यादा समय तक वो एक जगह पे नहीं रुक पाता है। अमन का वाइफ जर्नलिस्ट है। अपने काम के सिलसिले से उसे ज़्यादातर शहर में ही रहना पड़ता है। दलितों के गांव से पुलिस स्टेशन जाने के समय आयन चाय पीने के लिए गाड़ी रुकने के लिए बोला। तभी कांस्टेबल बोले कि हम लोग इस दलित जाति के हाथों का कुछ भी नहीं खाते हैं। ये सुन के अयन को बहुत ही धक्का लगा। अयन अपने वाइफ के साथ चैट में उस गांव की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोलता रहता था समय पर समय। पुलिस स्टेशन में दूसरे ऑफिसर ऑफिसर ब्रह्मदत्त सिंह, ऑफिसर यादव अयन को वेलकम करते हैं। उसी गांव का कॉन्ट्रैक्टर अंशु उनके साथ मीट करने आया था। ब्रह्मदत्त उस कॉन्ट्रैक्टर का चापलूसी करके बोलता है, लोकल मिनिस्टर रामलाल नाहरिया का लड़का है। ऑफिसर निहाल सिंह की बहन को अयन के क्वार्टर देखभाल के लिए रखा जाता है। बस में जो दो लड़कियों का रेप हुआ था वो मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई भी उन लोगों का एफआईआर लिख नहीं रहा था। इसलिए वो अयन की रिसेप्शन पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर भी डोमिनेट किया जाता है। अयन के नज़दीक भी पहुंचने नहीं दिया जाता है। उस पार्टी में अयन का कॉलेज फ्रेंड सत्येंद्र भी आया था। सत्येंद्र एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सत्येंद्र अयन की तरफ बहुत ही सरप्राइजली देख रहा था, जैसे कि वो कुछ बताना चाहता है अयन को। दूसरे ही दिन वही 15 साल की दो लड़कियों की डेड बॉडी पेड़ से लटका हुआ मिला। ब्रह्मदत्त अयन को मैनिपुलेट करने लगा। ये दोनों लड़कियां कज़न थी, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन। इनके बाप माँ को पता चल गया, उनको गुस्सा आ गया और इन दोनों को मार डाला। ब्रह्मदत्त मीडिया को भी सेम इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है सूत्रों से पता करके इन्फॉर्म कर रहा है, पर तभी तो ऑटोप्सी रिपोर्ट भी नहीं आया था। इसके बाद वही दो लड़कियों की डेड बॉडी को ऑटोप्सी में भेज दिया जाता है। अयन का फ्रेंड सत्येंद्र का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो अयन एक बंदे को सत्येंद्र के घर भेज दिया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इधर में वो दो मरी हुई लड़कियों की बाप अयन के साथ मिलने आया था। उनमें से एक इंसान को प्यास लगा था, तो उसे ऊपर से पानी दे रहा था और वो नीचे से पानी पी रहा था। यही देखकर अयन बोला, घर पे ग्लास नहीं है। तभी उनको बोला जाता है, ये लोग दलित है, आपके सामने ग्लास में पानी नहीं पिएंगे। रोते रोते वही दो मरी हुई लड़कियों की पिता बोल उठे, हम लोग अपने बच्चियों का मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। अभी पुलिस हम लोगों को ही दोषी बता रहे हैं। हमारी बेटियों को 2 दिन रख के छोड़ देता, सीधा पेड़ से लटका दिया। गौरा बागी नेता की गर्लफ्रेंड, 3 नंबर मिसिंग लड़की की बहन,
अचानक से बोल पड़ी, ये सब कुछ कंट्रैक्टर अंशु ने किया है। ये तीनों लड़कियां अंशु के वहाँ पे काम करता था। कुछ दिन पहले लड़कियां अपना मजदूरी 3 रुपये बढ़ाने के लिए बोला था अंशु को। इसका मतलब है मजदूरी 25 रुपये से 28 रुपये होगा। लेकिन अंशु ने पूजा को थप्पड़ लगा दिया। इसीलिए वो 3 लड़कियों के साथ और कुछ लेबर अंशु के वहाँ पे काम छोड़ के दूसरे गांव के फैक्ट्री में काम करने चले गए। पुलिस स्टेशन में ब्रह्मदत्त अंशु का चमचा है, इसलिए हम लोगों का एफआईआर भी नहीं लिखा। आयोन दूसरे ऑफिसर को ऑर्डर देता है, इन्वेस्टिगेशन करो, पूजा कहाँ पर है। उधर आयोन को फोन से पता चला उसका दोस्त सत्येंद्र बहुत सुबह किसी का फोन आया था, घर से निकल गया उसके बाद ही, अभी तक घर नहीं लौटा है। उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। ब्रह्मदत्त के पास ये खबर पहुंचा। आयोन सत्येंद्र का पता कर रहा था। ब्रह्मदत्त हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को ट्रीट करके अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाता है। उसी हॉस्पिटल की बाहर वही 2 मरी हुई लड़कियों के पिताजी आए हुए थे उनके लड़कियों की बॉडी लेने के लिए। ब्रह्मदत्त उन्हें भी ट्रीट करके बोलते हैं, मैं जैसा बोला था वैसा सुना नहीं ना, पूरा ऑफिसर के पास चले गए, अभी भुगतो। ब्रह्मदत्त ने जो बोला वही किया। वो 2 पिता अपने बेटियों की डेड बॉडी को आग लगाया कि नहीं लगाया, ब्रह्मदत्त वो 2 पिता को अरेस्ट करके वहां से लेके चला गया उनके ही लड़कियों की हत्या के आरोप में। ऑफिसर यादव इन्वेस्टिगेशन करके लौट रहा था, तभी बागी का एक ग्रुप उनके गाड़ी को आग लगा देता है। यादव पहले डर के मारे झूठ रिपोर्ट दे रहा था कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन आयोन जब उनके ऊपर दबाव दिया तब वो बोले, पुलिस जोर जबरदस्ती वो 2 लड़कियों के पिता से झूठ बुलवाया है, यही वो बागियों का मानना है, इसीलिए बागियों ने उनका गाड़ी जला दिया था। यादव असल में बहुत सरल है, ये ब्रह्मदत्त की तरह इतना कुटिल नहीं है। आयोन अंशु को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मदत्त मना कर देता है। सर, अभी इस केस को बंद कर दीजिए, संतुलन मत बिगाड़िए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मदत्त अपना गुस्सा यादव के ऊपर निकालता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? वो सर है, वो यहाँ से चले जाएंगे, हम लोगों को तो यहाँ पे रहना पड़ेगा और सब कुछ भुगतना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मदत्त किसी चीज़ से डर रहा है, इसलिए वो बुरा से बुरा काम कर रहा था। पुलिस स्टेशन में सत्येंद्र की वाइफ मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आई थी। आयोन सत्येंद्र की वाइफ और सत्येंद्र का फोन टैप करने देता है। पुलिस स्टेशन के सामने लैट्रिन के टैंकी से पानी बाहर आ रहा था। आयोन हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को पूछा, उस लड़कियों की रिपोर्ट क्या है? 1-2 दिन तक गैंगरेप करके फिर मार डाला। आयोन डॉक्टर को सही रिपोर्ट बनाने के लिए बोला, और अगर कुछ डॉक्टर को बताना है वो सिर्फ आयोन से ही बात करेगा। डॉक्टर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोन अपने कंधे पे ले लेता है। कुछ लड़कों को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लाया हुआ था। ये लड़के दलित होके मंदिर में प्रवेश किया था, इसीलिए राम जी के लड़के ने इसे मारा। आयोन तभी पूछा अपने स्टाफ से, ये राम जी का कौन सा जाति है? उसी स्टाफ से कोई एक बोला, राम जी उच्च जाति के ब्राह्मण हैं और आप उनके बाद आते हैं। इसके बाद आयोन अपना इन्वेस्टिगेशन उसी जगह से शुरू करता है जहां पे वही 2 लड़कियों की डेड बॉडी पेड़ से लटका हुआ मिला था। बेधड़क उन दलित लड़कों को मारने के लिए दलित लोग स्ट्राइक पर चले गए। उन दलितों के स्ट्राइक का मेन मोटो ही था, मेहनत तुम करो, उनका कचरा तुम साफ करो, उनके बच्चे को तुम जन्म दो, उनके हवस का शिकार तुम बनो, उनके मरे हुए शरीर को तुम जलाओ। इसीलिए न्याय के लिए भीख मत मांगो, वो लोग सभी कामों के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम उनके ऊपर निर्भर नहीं हो। इसीलिए जो भी कुछ तुम उन लोगों के लिए करते हो बंद कर दो। नज़दीकी एक बहुत बड़ा कीचड़ से भरा हुआ ज़मीन था और उसके बाद बहुत बड़ा जंगल स्टार्ट हो जाता है, और इधर पुलिस स्टेशन के बाहर कोई कचरा फेंक के चला जाता है। लैट्रिन की टैंकी भर के पानी पूरा बाहर आ रहा था। सभी दलित स्ट्राइक पर थे, तो इसीलिए साफ करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था। अभी ये लोग समझ रहे थे
समाज में एक एक इंसान का कितना महत्व होता है, कितना रेस्पेक्ट होता है। इंक्वायरी करके ऑयन को पता चला जिस दिन वो 3 लड़कियां अपने काम खत्म करके लौट रही थी उसी दिन रास्ते पे एक स्कूल बस भी देखा गया था। ब्राह्मण नेता महान जी एक दलित के घर में खाना खा रहे हैं अपने वोट के प्रचार के लिए। असल में वो अपना खाना घर से ही लाए थे, लेकिन मीडिया वाले इसे अपने टीवी पर नहीं दिखाएंगे। ये कितनी खुशी की बात है, एक ब्राह्मण नेता दलित के घर खाना खा रहा है। इसके बाद वही 2 लड़कियों को लेकर अच्छा खासा भाषण देते हैं। ऑयन ओंगशू को इन्वेस्टिगेट करता है, तुमने पूजा को थप्पड़ क्यों मारा? ओंगशू बोलता है, दलित लोगों को अपना औकात दिखाने के लिए। तभी रामलाल बार बार ऑयन को कॉल कर रहा था। इसके बाद ऑयन डॉक्टर को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लखनऊ भेज देता है। ऑयन मीडिया में एक इंफॉर्मेशन लीक करता है, अंशु ही इस सब के पीछे है। ऑयन अपने बीवी को यही वाला इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए बोल देता है। ऑयन की दोस्त सत्येंद्र को सुबह सुबह जिसने कॉल किया था उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वो बंदा पुलिस स्टेशन में आके बोलता है, मैं सत्येंद्र जी की गाड़ी ठीक किया था। सत्येंद्र जी ने कहा था रात में पैसा दे देगा, लेकिन उसने नहीं दिया। मुझे बहुत ज़रूरी था पैसा, इसलिए मैंने सुबह सुबह कॉल किया था उन्हें, लेकिन वो पैसा लेकर आए ही नहीं। इसके बाद वो बंदा मानो कुछ डर से वहाँ से चला गया। लखनऊ से डॉक्टर कंफर्म करती है डीएनए रिपोर्ट अंशु के साथ मैच कर गया है। इसके बाद ऑयन गोरा के मदद से बागियों के नेता से मिलता है। परीक्षा में बागी नेता का नंबर सबसे ज़्यादा आता था, इसलिए कॉपी फिर से चेक होता था। एक दलित लड़का होके इतना नंबर कैसे ले आता है? ऑयन ने कहा, अभी सभी पुलिस वाले सफाई के काम में जुट गए हैं, इसीलिए पूजा को ढूंढने के लिए जितना पुलिस फोर्स चाहिए कम पड़ रहा है। प्लीज़ अपना स्ट्राइक उठा लो। उस बागी नेता ने कहा, साहब स्ट्राइक तो नहीं उठेगा, लेकिन आपका पुलिस स्टेशन सफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ऑयन जब अंशु को अरेस्ट करने जाने ही वाला होता है तभी ब्रह्मदत्त आके बोलता है, अभी से ये केस सीबीआई हैंडल करेगी। ऑयन कुछ भी परवाह किए हुए ही वहाँ से निकल जाता है अंशु को अरेस्ट करने के लिए। अंशु घर से भाग चुका था। ऑयन उसके घर के नज़दीकी एक स्कूल बस देखा। पूछने पर पता चला ये स्कूल अंशु का है। ऑयन स्कूल का ताला तोड़ के ये डिस्कवर करता है उस घर में एक रस्सी पड़ा हुआ था जिससे कि वो 2 लड़कियों के पैर बांधा हुआ था। मुंह बांधा गया पट्टी। दिन ब दिन यहाँ पे ही वो भेड़िए ये 2 लड़कियों के मांस नोच नोच के खा रहे थे। पुलिस फोर्स जी जान लगा के पूजा को ढूंढने लग जाता है। अंशु जहाँ पे छुपा हुआ था, ब्रह्मदत्त वहाँ पे जाके अंशु को शूट करके मार डालता है अपना दोस्त छुपाने के लिए। लेकिन ऑयन को कहता है, हम लोग अंशु को पकड़ने गया था, लेकिन अंशु ने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया, बचाव में मैंने भी उसे मार डाला। इधर सीबीआई ऑफिसर ऑयन को सस्पेंड कर देता है। ऑयन को पता चलता है उसका दोस्त कहाँ पर है। ऑयन सत्येंद्र को जाके पूछता है, तू कहाँ गया था? रात में कॉल आया था, गाड़ी खराब हो चुका है। मैं जाके देखा, वही 2 लड़कियों को गाड़ी की मदद से पेड़ से लटका दिया है, लेकिन उन लोगों का गाड़ी खराब हो गया था। अंशु के घर के सामने बैंक के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है पहले तो उसके बाद पुलिस का जीप अंशु के घर गया था। किस लिए गया था उस दिन? सत्येंद्र ने बोला, हाँ मैं उस दिन अंशु के घर उसके पार्टी में गया था। वो 2 लड़कियां तभी स्कूल घर में वहीं पर बंधी पड़ी हुई थी। सब कोई एक एक करके जा रहे थे। अंशु, ब्रह्मदत्त और तुम्हारे साथ घूमता है ना वो ऑफिसर निहाल सिंह, वो भी। ये बोल के सत्येंद्र वहाँ से चला जाता है। ऑयन निहाल सिंह को पूछता है, सच क्या है? तभी निहाल सिंह अपना आत्मसम्मान खराब होने के डर से गाड़ी के सामने आके सुसाइड कर लेता है। पॉलिटिकल इशू के लिए बागियों के नेता को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा,
इसीलिए बागियों की नेता एक बार गौड़ा को देखना चाहता था, लेकिन राजनीति की षड्यंत्र के चलते बागी नेता को एनकाउंटर कर देता है। ब्रह्मदत्त को अरेस्ट किया जाता है, 11 साल का जेल होता है और उन सभी एविडेंस सीबीआई ऑफिसर के सामने रखता है। लेकिन सीबीआई ऑफिसर पहले जैसा ब्रह्मदत्त ने इस केस को मैनिपुलेट किया था वैसे ही देख रहा था और उनको बोलता है, मैं पूजा को ढूंढने जा रहा हूँ, ये अगर आपको खराब लगता है तो आप मुझे बेशक रोक सकते हैं, बोल के वहाँ से चला जाता है। और उन पूजा को ढूंढते ढूंढते कीचड़ जमीन क्रॉस करके जंगल में प्रवेश करता है। पूजा वहाँ पे एक बड़ा सा पाइप के अंदर बिना खाए पिए मर रही थी। वहाँ से उसे उद्धार करके अस्पताल भेज देता है। मरी हुई लड़कियों के पिता भी बाइज्जत बलि होती है। उधर महान जी भी इलेक्शन में जीत जाते हैं। बीच में मजूरी सिर्फ 3 रुपए बढ़ाने के लिए 2 लड़कियों को रेप करके मार दिया जाता है। एक ब्रिलियंट नेता पॉलिटिशियन का रास्ते का कांटा बन चुका था, उसे भी जान से मार दिया। इन लोगों का एक ही दोस्त था, ये लोग दलित थे। नीचे रहना ही इन लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है। क्या औकात है इन लोगों को समाज में सम्मान पाने का।